हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं फाइलम एस्कीहेलमिन्थिस के बारे में एंड फाइलम एनेलिडा के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फाइलम एस्कीहेलमिन्थिस के बारे में। फाइलम एस्कीहेलमिन्थिस, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, इसका कॉमन एग्जाम्पल जो है वो स्कैरिस है, जिसका कॉमन नेम जो होता है वो राउंड वॉर्म होता है। अच्छा, इसको राउंड वॉर्म क्यों कहा जाता है? इसको राउंड वॉर्म इसलिए कहा जाता है कि जब इसके बॉडी को हम क्रॉस सेक्शन में कट करते हैं तो जो हर सेगमेंट इसका निकलता है वो राउंड एपियर होता है, इसलिए इस वॉर्म को क्या कहा जाता है? राउंड वॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो फाइलम एस्कीहेलमिन्थिस है, इसका हैबिटेट कहाँ होता है, ये कहाँ रहता है। तो अगर इसके हैबिटेट की बात की जाए तो ये फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। हालांकि फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाले बहुत कम वेराइटीज होते हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट कर सकता है। ज्यादातर जो होते हैं ये पैरासाइटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पैरासाइटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करना या तो बॉडी के अंदर का पैरासाइट होता है, इंडो पैरासाइट होता है, या फिर ये कैसा होता है? एक्सो पैरासाइट होता है। बॉडी के बाहर जो है ये पैरासाइटिक फॉर्म में क्या होता है? एग्जिस्ट करता है। तो चलिए पहले तो इसके एग्जांपल्स को देख लिया जाए। तो फाइलम एस्कीहेलमिन्थिस का अगर हैबिटेट पूछा जाएगा तो हैबिटेट के हिसाब से सम आर फ्री लिविंग, कुछ इसमें फ्री लिविंग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है रैबिडाइटिस। रैबिडाइटिस नाम का जो एस्कीहेलमिन्थिस होता है ये फ्री लिविंग होता है। और रैबिडाइटिस की अगर बात की जाए तो ये जो सॉइल होता है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है, सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, वहां पे ये सरवाइव करता है। मोस्टली प्रेजेंट इन सॉइल, मोस्टली प्रेजेंट इन सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। वो सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होगा वहां पे आपको रैबिडाइटिस जो है वो ज्यादातर पाया जाएगा। तो मुद्दा ये है कि क्या एस्कीहेलमिन्थिस फ्री लिविंग होता है? तो हाँ, होता है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द एस्कीहेलमिन्थिस जो होता है वो कैसा होता है? तो मोस्टली दे आर पैरासाइट। ज्यादातर वो कैसे होते हैं? पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट। अब पैरासाइट होते हैं तो बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं, तो एक्सो पैरासाइट, और बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, तो इसको कहा जाएगा इंडो पैरासाइट। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स पैरासाइटिक फॉर्म को देख लिया जाए। जैसे कि एक स्कैरिस ही पैरासाइट होता है, तो एक हो गया स्कैरिस। स्कैरिस को हम लोग राउंड वॉर्म के नाम से जानते हैं, राउंड वॉर्म हो गया। अच्छा, स्कैरिस के बाद जो दूसरा है वो है वुचरेरिया। वुचरेरिया, जो वुचरेरिया होता है इसको हम लोग फिलेरियल वॉर्म के नाम से जानते हैं। फिलेरियल वॉर्म एक बीमारी होता है जिसका नाम है फिलेरिया, या फिर उसको कहा जाता है एलिफेंटियासिस। हाथी पांव यानी कि पैर वगैरह उसमें पूरा फूल जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है, लंबे समय से चलने वाला इन्फ्लामेशन, और काफी समय तक रहेगा। इसमें एक्चुअली में लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो इन्फ्लामेट हो जाते हैं। बाकी इसके बारे में पढ़ा जाता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नाम के चैप्टर में। लेकिन एलिफेंटियासिस नाम का जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, वो कॉज होता है एक एस्कीहेलमिन्थिस से, जिसका नाम है वुचरेरिया, जिसका कॉमन नाम क्या होता है? फिलेरियल वॉर्म होता है। अच्छा, इसके अलावा और यहाँ पे कौन है? तो एनसाइलोस्टोमा। एनसाइलोस्टोमा, जिसको हम लोग यहाँ पे हुक वॉर्म के नाम से जानते हैं। एनसाइलोस्टोमा, जिसको हुक वॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे ट्राइकिनेला स्पाइरलिस करके नाम आता है, ट्राइक्यूरिस करके नाम आता है, ड्रैननक्यूलस मेडिनेंसिस करके नाम आता है, इंटेरोबायोस या ऑक्सिरस करके नाम आता है, जिसको हम लोग पिन वॉर्म के नाम से जानते हैं।
तो इतने बहुत सारे एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो अभी आपके सामने लिखा हुआ एग्जाम्पल है, बेसिकली ये 3 एग्जाम्पल जो है वो एनसीईआरटी में मेंशन्ड एग्जाम्पल है, तो मिनिमम ये आपको याद होना चाहिए। बाकी भी जो मैंने वर्बली बोला है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो दीज आर द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ किसका, फाइलम एस्की हेलमिंथिस। तो हैबिटेट तो क्लियर हो गया बच्चों। हैबिटेट के हिसाब से या तो ये फ्री लिविंग फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या फिर ये कैसा होगा, पैरासाइटिक होगा। अब हैबिटेट के बाद बात करते हैं सबसे यूनिक चीज का। एस्की हेलमिंथिस में सबसे यूनिक चीज कौन है? तो अभी तक हमने पोड़ीफेरा देख लिया। पोड़ीफेरा में हमें कोई भी ऐसा एनिमल नहीं मिला जो यूनिसेक्सुअल था। हमने सिलेंट्रेटा भी देखा, हमने टीनोफोरा भी देखा। हालांकि सिलेंट्रेटा में कुछ वेराइटीज में यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, लेकिन वो आप देख के नहीं बता पाओगे। जैसे ह्यूमन में कैसे देख के बता दोगे कि मेल है और ये फीमेल है? ह्यूमन में आप मॉर्फोलॉजिकली देख के बता सकते हो कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। उसी प्रकार से क्या आप सिलेंट्रेटा में अगर कोई यूनिसेक्सुअल होगा भी तो आप देख के बता पाओगे? तो नहीं बता पाओगे। टीनोफोरा में तो सवाल ही नहीं है, वहां तो बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं। अच्छा, प्लेटीहेलमिंथिस में भी ये सवाल नहीं है क्योंकि वहां भी बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं। फिर आता है अपना एस्की हेलमिंथिस। एस्की हेलमिंथिस में बच्चों यूनिसेक्सुअल एनिमल होता है। तो सबसे पहली बात, एस्की हेलमिंथिस कैसा एनिमल होगा? यूनिसेक्सुअल एनिमल होगा। यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब है यहाँ पे सेक्स जो होगा वो सेपरेट होगा, मेल और फीमेल डिस्टिंक्टली विजिबल होगा। डिस्टिंक्टली कहने का मतलब है आप देख के बता पाओगे कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। तो इसको कहा जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। जैसे सिलेंट्रेटा में आपको पढ़ाया गया कि सिलेंट्रेटा में डाइमॉर्फिज्म होता है। जैसे वहां 2 डिफरेंट शेप के ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देते हैं, या तो सिलेंडर शेप के दिखाई देते हैं जिसको पॉलिप कहा गया था बच्चों, और अम्ब्रेला शेप के दिखाए गए थे जिसको मेडूसा कहा गया था। पॉलिप ज्यादातर आपको बताया गया था वो सिसाइल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है, और जो मेडूसा था वो आपको अम्ब्रेला शेप में दिखाया गया था और मोटाइल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो तैरते रहता है, तो उसको कहोगे डाइमॉर्फिज्म। लेकिन ह्यूमन जो होता है ना, हम लोग, वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है। पहले तो मेल और फीमेल दोनों का बनावट एक ही जैसा है, तो हम लोग डाइमॉर्फिक बॉडी के आकार के हिसाब से नहीं है, लेकिन हम लोग सेक्स के आधार पे डाइमॉर्फिक हैं। तो हम लोगों को कहा जाएगा कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली डाइमॉर्फिक, यानी कि हम 2 तरह के ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार के गैमेट बनाते हैं। मेल जो होता है वो मेल गैमेट बनाता है और फीमेल जो होती है वो फीमेल गैमेट बनाती है, और आप देख के बता पाओगे कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत पहली बार किस जानवर में हुई थी बच्चों? एस्की हेलमिंथिस में। ह्यूमन तो बहुत बाद में आया है ना, तो ये जो कहानी है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का, वो पहली बार किस जानवर में देखा गया था? फाइलम एस्की हेलमिंथिस। तो हम बोल सकते हैं दे शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के फेनोमेना को शो करता है। मीन्स मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्टली विजिबल। मीन्स मेल का ये सिंबल है एंड फीमेल आर डिस्टिंक्टली, मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्टली विजिबल, बिल्कुल अलग अलग आपको दिखाई देगा, तो इसको कहा जाएगा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। और ये फिगर मैंने पहले से बना रखा है ताकि आपको क्लियर हो सके कि इसमें मेल और फीमेल बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहा है बच्चों। इधर वाला जो फिगर है वो है मेल स्कैरिस का, ये जो फिगर है ये है मेल स्कैरिस का, है ना, और ये जो फिगर है वो है फीमेल स्कैरिस का। तो आपको दिख रहा होगा मेल स्कैरिस का जो लेंथ है वो फीमेल स्कैरिस की तुलना में छोटा है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि मेल कैसा होता है? शॉर्टर होता है बच्चों, मेल शॉर्टर होगा, और फीमेल कैसी होगी? लॉन्गर होगी। ये हम लोगों की तुलना में थोड़ा कहानी उल्टा हो रहा है। ह्यूमन के केस में मोस्टली मेल्स जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, मोस्टली बोल रहा हूं मैं, मोस्टली मेल्स जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं और फीमेल जो होती है वो शॉर्टर होती है। लेकिन यहाँ पे फीमेल जो है वो लॉन्गर है और मेल जो है वो शॉर्टर है। अच्छा,
इधर जो एंड है ना वो माउथ वाला एंड है। यहां आप देख सकते हैं कि जो माउथ है ना, इस माउथ के चारों तरफ लिप्स होता है। जैसे हम लोग के भी माउथ के दोनों तरफ यहाँ पे कौन है, लिप्स मौजूद है, वैसे इसके भी माउथ के चारों तरफ यहाँ पे कौन मौजूद होगा, लिप्स होगा। तो ये है माउथ सराउंडेड बाय लिप्स। तो माउथ जो है वो यहाँ पे किसके द्वारा सराउंडेड है, लिप्स के द्वारा सराउंडेड है। और ये फीमेल स्कैरिस में भी माउथ जो है वो किसके द्वारा सराउंडेड है, लिप्स के द्वारा सराउंडेड है। इसके अलावा यहाँ ये जो पोर है ना, इस पोर के माध्यम से ये एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है, मतलब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। तो इसको हम लोग कौन सा पोर कहते हैं, एक्सक्रीटरी पोर कहते हैं, है ना। ये जो पोर है मेल और फीमेल दोनों के अंदर, ये कौन सा पोर कहलाएगा, एक्सक्रीटरी पोर कहलाएगा। अच्छा, फीमेल के अंदर आपको एक और यहाँ पे दिख रहा है, इसको कहा जाता है फीमेल गोनोफोर। मेल जो है वो अपना गैमिट फीमेल के शरीर में रिलीज करेगा, तो इसी के माध्यम से करेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फीमेल गोनोफोर कहेंगे। तो ये फीमेल गोनोफोर है, इसके माध्यम से गैमिट अंदर की तरफ जाता है। अच्छा, ये जो यहाँ पे ओपनिंग है, ये ओपनिंग में मेल का कॉमन ओपनिंग होता है, और इसको हम लोग कहते हैं क्लोकल एपेर्चर। क्लोकल एपेर्चर बच्चों, क्लोका एक ऐसा ओपनिंग होता है, क्लोका एक ऐसा ओपनिंग होता है जिसमें, ऐसे अगर हम लोग अपनी बात करें तो जो एनस का ओपनिंग होता है वो अलग होता है, गैमिट रिलीज करने का जो रास्ता है वो अलग होता है, और यूरिन पास करने का जो रास्ता होता है वो अलग होता है। हालांकि ह्यूमन मेल में यूरिन और गैमिट का रास्ता एक ही होता है, लेकिन ह्यूमन फीमेल की अगर बात की जाए तो गैमिट के कॉपुलेशन या जो कॉपुलेशन हो गया या जो बर्थ कैनाल हो गया, जन्म वाला रास्ता हो गया, वो एक अलग रास्ता है। यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक का जो रास्ता है वो अलग है, यूरिन का जो रास्ता है वो अलग है, और एनल ओपनिंग जो है वो अलग है। तो तीनों तीन सेपरेट ओपनिंग से बाहर खुलते हैं, तो तीनों का अलग अलग नाम रखा गया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ये तीनों जो पाइप होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक एंड एनल, ये तीनों फ्यूज होके एक कॉमन ओपनिंग के थ्रू बाहर खुलते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्लोका। ये आपको फ्रॉग में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, फ्रॉग टॉपिक जब डिस्कस होगा ना तो डिटेल में आपको ये डिस्कस करके बताया जाएगा। तो फिलहाल क्लोका इज द कॉमन ओपनिंग फॉर यूरिनरी ट्रैक, यूरिन वाला रास्ता, रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड एनल ट्रैक। तीनों पाइप एक साथ फ्यूज होके एक ही छेद के थ्रू बाहर खुलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोका। तो ये कौन सा एपर्चर है, क्लोकल एपर्चर। लेकिन फीमेल में ऐसा कोई क्लोकल एपर्चर नहीं होता है, तो फीमेल में इसको क्या कहा जाएगा, एनस कहा जाएगा। बाकी ये वाला इंड जो है वो दोनों का क्या कहलाता है, टेल कहलाता है। तो ये इसका टेल हो गया और ये फीमेल का टेल हो गया। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको एक फिगर बना के दिखाया गया है मेल स्कैरिस का और फीमेल स्कैरिस का। अच्छा, एक और चीज दिख रहा होगा, टेल की तरफ जो मेल स्कैरिस है वो थोड़ा ऐसे क्वाइल्ड हो गया है, लेकिन फीमेल स्कैरिस उतना ज्यादा क्वाइल्ड नहीं है। तो बताइए, हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि मेल स्कैरिस जो होता है वो क्वाइल्ड एट हाइंडर, हाइंडर मतलब टेल वाला नीचे वाला रीजन, हाइंडर रीजन। और ये कैसी होती है, स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट एट हाइंडर रीजन। हाइंडर रीजन पे ये कैसी होगी, स्ट्रेट होगी। तो फीमेल हाइंडर रीजन पे स्ट्रेट होती है और लॉन्गर होती है, लेकिन जो मेल होता है वो शॉर्टर होता है और हाइंडर रीजन पे क्या होता है, क्वाइल्ड होता है। तो बताओ जरा, अब इसको समझने के बाद अगर स्कैरिस तुमको दिखाया जाए ऐसे रिप्रेजेंट करके, तो आप बताओ स्कैरिस को देख के पहचान सकते हो कि नहीं, कि कौन मेल स्कैरिस है और कौन फीमेल स्कैरिस है। तो आप कहोगे अब तो बिल्कुल पहचान सकते हैं, तो बस हो गया ना, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अगर आप दो ऑर्गेनिज्म को देख के पहचान लो कि मेल कौन है और फीमेल कौन है, इसी फेनोमेना को हम लोग कौन सा फेनोमेना कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्लियर है। तो ये सबसे यूनिक चीज था जो इसके बारे में पढ़ना जरूरी था। अब हम लोग बात करते हैं बेसिक फीचर्स के बारे में। तो बताइए,
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एस्की हेलमिंथिस का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? तो आपको मालूम है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं मालूम है क्योंकि मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रखा है ऑल अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। उसमें मैंने पूरा क्लासिफाई कर रखा है। बस यहाँ पे तो हम उस चीजों को एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं ताकि चीजें आसान हो जाए और एनसीईआरटी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आए और याद भी हो सके। ठीक है, तो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो भैया जर्मिनल लेयर कितने होंगे? 3 जर्मिनल लेयर होंगे। ऐसे जानवर को आप लोग क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो एस्की हेलमिंथिस कैसा जानवर होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक जानवर होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिलोम के आधार पे बताइए, तो इसके अंदर सिलोम जो होता है ना वो फॉल्स टाइप ऑफ सिलोम होता है, क्योंकि इनके अंदर जो बॉडी कैविटी होते हैं उसमें लाइनिंग मेजोडर्म की नहीं होती है, उल्टा मेजोडर्म जो होता है ना वो कैविटी में ही स्कैटर्ड होता है, छोटे छोटे पाउच के रूप में स्कैटर्ड होता है। इस प्रकार के सिलोम को हमने बोला था स्यूडोसिलोम। तो ये स्यूडोसिलोमेट होता है बच्चों एस्की हेलमिंथिस। अच्छा, इसके अलावा सिमेट्री के आधार पे बात करते हैं जरा। तो सिमेट्री के आधार पे ये बाइलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल होने वाला है बच्चों। बाइलैटरली सिमेट्रिकल अगर आपको याद हो तो इसको अगर हम एक प्लेन में कट करेंगे तो 2 इक्वल हाफ आएगा, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ, इसलिए इसको कहा गया था बाइलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल। अच्छा, इसके अलावा बॉडी प्लान के आधार पे बच्चों तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा। और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहने का मतलब ये है कि इसके पास डिस्टिंक्ट माउथ भी होगा और एनस भी होगा। तो आप देख ही सकते हैं माउथ भी है और एनस भी यहाँ पे क्या है? मौजूद है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट तो उसी को ना कहा जाता है जिसमें माउथ भी होता है और एनस भी होता है। तो बताइए एस्की हेलमिंथिस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा माना जाएगा? तो कंप्लीट माना जाएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो अब आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या इसके पास कोई स्ट्रक्चर आया? तो याद कीजिए कोई स्ट्रक्चर नहीं बना। इसके अंदर अभी भी रेस्पिरेशन जो होगा, गैसियस एक्सचेंज जो होगा वो बॉडी सरफेस के माध्यम से होगा। तो गैसियस एक्सचेंज इन एस्की हेलमिंथिस अकर्स थ्रू देयर बॉडी सरफेस, क्योंकि अभी भी इनका बॉडी वॉल्यूम कम है और बॉडी सरफेस ज्यादा है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम का तो बात करना बेकार है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार डेवलप होने वाला है अगले फाइलम से, यानी कि फाइलम एनेलिडा से। तो इनके अंदर कोई भी वैसा सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड टाइप का नहीं होता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो अगर आपको याद हो तो एस्की हेलमिंथिस में जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके माध्यम से होता है? तो वहां पे होता है प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया जिसमें रेनेट सेल्स होते हैं उनके माध्यम से यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है ना। प्लस जितने भी रेनेट सेल्स होते हैं वो उनको ग्लैंड के जैसा होता है, ग्लैंड सेल्स भी कहा जाता है। वो एक्चुअली में वेस्ट मटेरियल को ऐसे एक्सक्रीट करता है, मतलब पहले एब्जॉर्ब किया और फिर सिक्रीट किया ट्यूब में, और वो सारे के सारे ट्यूब स्पोर के थ्रू कहाँ निकल जाते हैं? बाहर की तरफ खुल जाते हैं। तो इस तरीके से ये अपना एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है। अच्छा, एक्सक्रीशन के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे कौन आता है? लोकोमोशन। तो लोकोमोशन के लिए ना बच्चों इनके अंदर अगर हम बात करें तो वैसा ये तो जो आपका कौन सा होता है? पैरासाइटिक फॉर्म होता है। ये तो हम ही लोगों के शरीर के अंदर मौजूद रहता है, तो वैसा लोकोमोट करने की तो जरूरत है नहीं इसको। तो ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा जो अलग से पैर वैर डेवलप हो जाना वैसा कुछ इसके पास मौजूद नहीं होता है। अच्छा, लोकोमोशन के बाद अगर हम बात करें तो एक चीज है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पॉइंट आउट होना चाहिए। जैसे आप लोग जब जूस पीते हैं, खास करके उसमें स्ट्रॉ डाल के पीते हैं, तो स्ट्रॉ से खींचते हैं। तो कभी महसूस किया कि खींचने का प्रक्रिया कहां से स्टार्ट होता है? तो जो हम जोड़ लगाते हैं ना, खींचने का काम करते हैं, वो यहां गले के पास जो मसल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करता है कि अचानक से वो ऐसे रहा, इतना चौड़ा रहा, यहां हवा है और अचानक से सिकुड़ा,
तो ये अंदर की तरफ खींच लिया, तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस हुआ, जिस वजह से स्ट्रॉ का सारा सामान वापस से कहां चला गया, माउथ में चला गया। तो ये खींचने का काम किसकी वजह से होता है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। गला में मसल होता है, फेरिंग्स के पास मसल होता है। उसी प्रकार से ये तो हम सभी लोगों के अंदर कॉमन है, हमारे तो माउथ में भी बहुत सारे मस्क्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम गाल की मदद से भी उस चीज को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। लेकिन अगर हम इनकी बात करें ना, एस्कीहेलमिंथिस, तो इनके अंदर पहली बार मस्क्यूलर फेरिंग्स डेवलप हुआ है, कहां पे, फेरिंग्स वाले रीजन में, है ना, जिसकी वजह से ये खाना को अंदर की तरफ क्या कर सकता है, सक कर सकता है। तो अगर ये हमारे शरीर में गया और जाने के बाद ये अंदर मान लो जो ब्लड है हमारा, जो लिम्फ है हमारा, उस पर डिपेंड होता है, तो उसको सक करना होगा। तो सक करने के लिए ये किसका इस्तेमाल करता है, अपने मस्क्यूलर फेरिंग्स का। तो इनके पास कौन डेवलप्ड होता है बच्चों, मस्क्यूलर फेरिंग्स डेवलप्ड होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे मस्क्यूलर फेरिंग्स जो होगा वो क्या होगा, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जानवर होता है। इसके अलावा बाइलैटरल सिमेट्री होता है, बाइलैटरल सिमेट्री होता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो जर्मिनल सिलोम के आधार पे कैसा जानवर होने वाला है, स्यूडो सिलोमेट होने वाला है। बॉडी प्लान के हिसाब से कैसा होने वाला है, ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, मस्क्यूलर फेरिंग्स डेवलप्ड है कि नहीं है, तो मस्क्यूलर फेरिंग्स प्रेजेंट दैट हेल्प्स इन सकिंग द फ्लूइड। पैरासाइटिक फॉर्म में फ्लूइड को सक करने में मदद करता है कौन, मस्क्यूलर फेरिंग्स। गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होगा, बॉडी सरफेस। एक्सक्रीशन के लिए कौन होगा, प्रोटोनेफ्रिडिया विथ रेडनेट सेल। अच्छा, एक्सक्रीटरी पोर के माध्यम से ये अपने वेस्ट मटेरियल को कहां निकाल सकेगा, बाहर। अच्छा, रिप्रोडक्शन के आधार पे बताइए, तो एनिमल यूनिसेक्सुअल होगा, साफ साफ आपके सामने लिखा हुआ है, फिगर बनाया गया है। एनिमल कैसा होने वाला है, यूनिसेक्सुअल होने वाला है। फर्टिलाइजेशन कहां होगा बच्चों, तो चूंकि अभी हमने जस्ट बताया कि मेल जो है फीमेल गोनोफोर के माध्यम से अंदर गैमेट रिलीज करेगा, तो फर्टिलाइजेशन तो फीमेल के शरीर में ही होगा। तो फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा, तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल होगा। अच्छा, सबसे कमाल की बात है कि एस्कीहेलमिंथिस में किसी भी प्रकार का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता है ना। और ये एक और कमाल की बात है, एस्कीहेलमिंथिस के बाद अब जितना भी फाइलम पढ़ेंगे, किसी में भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अब नहीं आने वाला है। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ होता था पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में और प्लैटीहेलमिंथिस में। यही 3 फाइलम ऐसे हैं जिनके अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता था और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता था। लेकिन एस्कीहेलमिंथिस में कैसा रिप्रोडक्शन होगा, ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। अच्छा, एनिमल कैसा होगा, तो यूनिसेक्सुअल होगा, यूनिसेक्सुअल होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा बच्चों, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। अच्छा, डेवलपमेंट की अगर बात की जाए ना यहाँ पे, तो डेवलपमेंट इनके अंदर डायरेक्ट भी देखा गया है और इनडायरेक्ट भी देखा गया है। ज्यादातर इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है ना, वो इनडायरेक्ट होता है। जैसे एस्कैरिस की अगर बात की जाए तो इसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और इनके अंदर एक लार्वा डेवलप करता है जिसका नाम है रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। ये रैबिडिटीफॉर्म लार्वा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका लार्वा मिट्टी में, सॉइल में इंडिपेंडेंट डेवलप करता है। वो शरीर के अंदर डेवलप नहीं कर पाता है, तो सॉइल में इंडिपेंडेंट डेवलप करता है, फ्री फॉर्म में डेवलप करता है। इसलिए रैबिडाइटिस फ्री फॉर्म ऑफ फ्री लिविंग एस्कीहेलमिंथिस है, तो उसी के नाम के आधार पे इसका नाम क्या पड़ गया, रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। तो एस्कैरिस जो है उसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होने वाला है। ठीक है,
तो ये सारी बातें थी जनरल। अच्छा, नर्वस सिस्टम की अगर बात की जाए तो वही गाना चलेगा जो प्लैटीहेलमिन्थेस में चला था। क्या गाना चलेगा कि यहाँ पे जो एंटीरियर रीजन होगा, जो इसके माउथ के पास वाला रीजन होगा, वहां डबल गैंग्लियन होंगे, यानी कि पेयर्ड गैंग्लियन होंगे। और वो पेयर्ड गैंग्लियन किसकी तरह काम कर रहा होगा? ब्रेन की तरह काम करेगा। और ये दोनों गैंग्लियन कनेक्टेड होंगे बाय द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड, लंबा, डबल, दो, और वेंट्रल साइड में डबल मिड वेंट्रल सॉलिड, यानी कि हॉलो नहीं होगा, सॉलिड होगा, सॉलिड नर्व कॉर्ड। तो हम कह सकते हैं पेयर्ड गैंग्लियन एक्टिंग एज ब्रेन, पेयर्ड गैंग्लियन एक्टिंग एज ब्रेन and also two solid midventral nerve cord present। ऑल्सो दो होगा, सॉलिड होगा, मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो ये सेम प्रकार का नर्वस सिस्टम अब सब में आने वाला है, बस किसी में ब्रेन थोड़ा कम डेवलप्ड होगा और किसी में ब्रेन थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड होगा, लेकिन नर्वस सिस्टम का पैटर्न सारे नॉन कॉर्डेटा में अब एक ही जैसा आने वाला है। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे कुछ खास बातें ये है बच्चों कि क्या कोई एस्की हेलमिन्थिस, देखिए दो वर्ड होता है हमारे सामने। एक वर्ड होता है कि जो अंडा देता है, जो अंडा देता है उस प्रकार के जानवर को हम कहते हैं ओवीपैरस। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अंडा नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। उस प्रकार के जानवर को हम लोग क्या कहते हैं? विविपैरस। तो यानी कि दो प्रकार के जानवर होते हैं, ओवीपैरस, और कौन सा जानवर होता है? विविपैरस, ओवीपैरस, ओवीपैरस, और दूसरा होता है विविपैरस। ओवीपैरस किसको कहेंगे? वो जानवर, वो एनिमल जो एग ले करते हैं, एग लेइंग, जो एग ले करते हैं। और जो विविपैरस होते हैं, गिव बर्थ टू यंग वन, गिव बर्थ टू यंग वन, ये यंग वन को जन्म देते हैं, ये अंडा नहीं देते हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या कोई एस्की हेलमिन्थिस ऐसा है? क्योंकि मोस्टली तो ओवीपैरस होता है। जैसे स्कैरिस का बस 2-4 लाइनों में लाइफ साइकिल समझाना चाहता हूं। स्कैरिस का होस्ट जो होता है वो सिर्फ एक होता है, और वो हम स्वयं ह्यूमन होते हैं। तो स्कैरिस बताओ मोनोजेनेटिक हुआ कि डाइजेनेटिक हुआ? अगर आप लोगों ने बहुत ध्यान से मेरा प्रीवियस लेक्चर स्टडी किया होगा तो उसमें प्लैटीहेलमिन्थिस पढ़ाने के दौरान हमने आपको समझाया होगा व्हाट डू यू मीन बाय मोनोजेनेटिक एंड डाइजेनेटिक। मोनोजेनेटिक कहने का मतलब है वो पैरासाइट जो अपना लाइफ साइकिल सिर्फ एक होस्ट में पूरा कर लेता है, उसको मोनोजेनेटिक कहते हैं। और वो पैरासाइट जो अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए 2 डिफरेंट होस्ट का रिक्वायरमेंट रखता है, उसको हम डाइजेनेटिक कहते हैं। जैसे टेनिया सोलियम डाइजेनेटिक था, लेकिन स्कैरिस मोनोजेनेटिक होता है। स्कैरिस के एक ही मात्र होस्ट होते हैं, ह्यूमन। ध्यान से सुनना बच्चों, स्कैरिस हम लोगों के इंटेस्टाइन में जाके छिपा हुआ होता है, वहां बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को डेवलप कर रहा होता है। लेकिन स्कैरिस जब फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करता है हम लोग के इंटेस्टाइन में, मतलब वो अपने शरीर में ही करता है लेकिन वो होता मेरे इंटेस्टाइन में है, तो जब वो अपना फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करता है ना, तो वो अपना अंडा ले करता है हम लोगों के इंटेस्टाइन में, मतलब बाहर। तो अंडा उसने बनाया और फिर अंडा हम लोगों के इंटेस्टाइन में रिलीज कर दिया। अब दिक्कत ये है कि हम लोग यानी कि ह्यूमन होमियोथर्मल होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। हमारे शरीर के अंदर की गर्मी कितनी होती है? लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होती है बच्चों। अब दिक्कत यह है कि उस गर्म टेम्परेचर पे जो स्कैरिस का अंडा होता है ना, वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो स्कैरिस के अंडा को डेवलप होने के लिए थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे अगर हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट इतना होता है हमारा। और स्कैरिस के अंडे को डेवलप करने के लिए ना 85 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चाहिए। कितना चाहिए? 85 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो हम लोगों का वेस्ट मटेरियल होता है, इंटेस्टाइन वाला जो वेस्ट मटेरियल होता है,
वो बाहर जब निकलता है तो उसके साथ साथ एस्कैरिस का अंडा भी बाहर निकल जाता है। और बाहर पहले के जमाने में, आज ना वॉशरूम का सिस्टम आ गया है, पहले के जमाने में इनफैक्ट आज भी ग्रामीण इलाकों में, गांव वाले इलाकों में, विलेज वाले इलाकों में लोग जो होते हैं वो खुले एरिया में डिफेसिएट करते हैं, फीसेस रिलीज करते हैं, अपना वेस्ट मटेरियल रिलीज करते हैं। तो सोचिए कि खुले मैदान में मिट्टी पे उन्होंने अपना फीसेस रिलीज किया, तो मिट्टी का जो तापमान होगा वो थोड़ा कम होगा हमारे बॉडी के अंदर के टेम्परेचर की तुलना में। तो ऐसे कंडीशन में अगर टेम्परेचर कम मिल गया तो उसका अंडा डेवलप करेगा एट द 85 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे। तो फिर बोलोगे कि अब वहां से हमारे शरीर में कैसे जाएगा? तो देखो अब हमारे शरीर में कैसे जाएगा, वो तो उस मैदान में, उस खेत में आराम से स्कैरिस का अंडा डेवलप करके बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है कि ह्यूमन के शरीर में अब कैसे जाएंगे। तो वैसे में क्या होता है कि जब बारिश होती है तो बारिश का जो पानी होता है वो मिट्टी के उस लेयर को लेके कहां चला जाता है? पोखर में, तालाब में, नदी में। और ह्यूमन उस तालाब पोखर के पानी को कभी कभी कंज्यूम कर लेते हैं। तो बताइए वो अंडा मिट्टी से कहां चला गया? पानी में। और पानी को जब ह्यूमन ने पिया बिना बॉयल किए हुए, बिना फिल्टर किए हुए, तो बताइए वो अंडा ह्यूमन के शरीर में वापस पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल पहुंचेगा। या दूसरा तरीका, जो खेतों में सब्जी उगते हैं वो सब्जी में कुछ ऐसी सब्जियां भी होती हैं जो एकदम मिट्टी के करीब रहती हैं और वो डायरेक्ट खाने वाली सब्जियां होती हैं, तो उसको डायरेक्टली वहां पे तोड़ते हैं, थोड़ा मोड़ा झाड़े और खा लिए। लेकिन नहीं, ये गलत तरीका है, उसको वॉश आउट करना चाहिए था प्रॉपर, और उन्होंने वॉश आउट नहीं किया तो उस मिट्टी पे वो सब्जी लटका हुआ है या फल टूट के गिरा हुआ है और वो गिरा हुआ फल उठाए, ऐसे पोंछे और खा लिए। तो हो सकता है कि उसमें उसका लार्वा क्या हो गया होगा? अटैच हो गया होगा, और जब हम उसको खाएंगे तो उसके माध्यम से वो आपसे हमारे कहां चला जाएगा? शरीर में। तो ये किसके माध्यम से फैलता है? जब हम अनफिल्टर्ड, अनबॉइल्ड वाटर कंज्यूम करते हैं। और दूसरा होता है जब हम रॉ मटेरियल में, कोई वेजिटेबल होता है, कच्चा वेजिटेबल और फ्रूट्स खाते हैं बिना उसको बढ़िया से साफ किए हुए। तो ऐसे कंडीशन में उसका लार्वा बताइए हमारे शरीर में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? तो बिल्कुल जा सकता है। क्लियर है? तो ये तो स्कैरिस की कहानी थी। लेकिन वूचरेरिया बच्चों, वूचरेरिया, जो वूचरेरिया होता है फिलेरियल वॉर्म, वूचरेरिया जो होता है फिलेरियल वॉर्म, ये कैसा होता है? वीवी पैरिटी शो करता है। यानी कि ये अपने बच्चे को क्या करता है? जन्म देता है, ये अंडा ले नहीं करता है। ट्राइकिनेला स्पाइरलिस नाम का एक एस्कीहेलमिंथिस होता है और वो भी कैसा होता है? विविपैरस होता है। तो बताइए, अगर पूछेगा ऑल एस्कीहेलमिंथिस आर ओविपैरस, तो नहीं, यहां पे जवाब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे हमारा खत्म होता है ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एस्कीहेलमिंथिस। उम्मीद है अच्छे तरीके से ये आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम लोग स्विच करते हैं अगले फाइलम की तरफ, जिसका नाम है फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा का भी बेसिक फीचर्स तो आपका हो चुका है ऑलरेडी, है ना? बेसिक फीचर्स वाले वीडियो जिनको भी एनिमल किंगडम अच्छे से समझना है तो वो फटाफट चैनल पे जाएंगे, और जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें एनिमल किंगडम के 7-8 भाग में बांटकर, पार्ट्स में बांटकर हमने बना रखे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से सारे एनिमल्स को क्लासिफिकेशन के आधार पे बांटकर दिखाया है। मोस्टली तो आपका टॉपिक वहीं पे खत्म हो जाता है, तो उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। तो उम्मीद है कि उसके बाद आपको चीजें अपने आप क्लियर अच्छे तरीके से होने लग जाएंगे। चलिए वापस लौटते हैं फाइलम एनेलिडा। जो फाइलम एनेलिडा होता है बच्चों, अगर इसकी बात की जाए तो एनेलिडा नाम सजेस्ट करता है कि इसके शरीर में बहुत सारे छल्लों, रिंग के जैसा अरेंजमेंट होगा। जैसे रिंग होता है ना, अंगूठी जैसे पहने हैं, तो रिंग के ऊपर 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 रिंग, ऐसे करके रिंग का एक पहाड़ जैसा कुछ बना दो। तो जैसा वो स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना, उस वैसा ही स्ट्रक्चर कुछ उन जानवरों का दिखाई देता है जो इस फाइलम से बिलोंग करते हैं। इसलिए इसका नाम रख दिया गया है फाइलम एनेलिडा। क्लियर है? चलिए, इसका कॉमन एग्जांपल जो है वो है बच्चों अर्थवॉर्म। अगर हम यहाँ पे अर्थवॉर्म की बात करें
तो अर्थवॉर्म का जो बॉडी होता है वो पूरा का पूरा सेगमेंटेड बॉडी होता है, और यही कारण है कि अर्थवॉर्म को कॉमनली हम लोग सेगमेंटल वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। जैसे देखिए प्लैटीहेल्मिन्थिस को क्या बोला था हमने, फ्लैट वॉर्म। एस्कीहेल्मिन्थिस को कॉमनली हमने क्या बोला, राउंड वॉर्म। वैसे ही अर्थवॉर्म को कॉमनली क्या कहते हैं, सेगमेंटल वॉर्म। तो देखिए सेगमेंट कैसा दिखेगा आपको, यहां पे आपको सेगमेंट दिखेगा गोलाकार इस तरीके से, ये सेगमेंट्स यहाँ पे ढेर सारे दिखेंगे। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि बताइए एनेलिडा सेगमेंटेड एनिमल होता है कि नहीं होता है, तो बिल्कुल जनाब होता है। एनेलिडा सेगमेंटेड एनिमल होता है। क्या एनेलिडा से पहले का कोई जानवर सेगमेंटेड था, कोई भी जानवर सेगमेंटेड नहीं था। एक प्रयास तो किया था लेकिन बेचारा फेल हो गया था, वो ट्रू सेगमेंटेड नहीं था, वो फॉल्स सेगमेंटेड था। नाम दिमाग में आया, टेनिया सोलियम। टेनिया सोलियम जो था वो फॉल्स सेगमेंटेड था, स्यूडो सेगमेंटेड था। फिलहाल अभी चलो ये रहा हमारे सामने एक अर्थवॉर्म का छोटा सा रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा है रिंग नुमा छल्लों का सजावट है, एन्यूलस का सजावट है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, एनेलिडा। शरीर खाली सेगमेंट्स में बटा हुआ दिख रहा है, इसलिए इसका नाम क्या बोला गया, सेगमेंटल वॉर्म बोला गया। तो एनेलिडा को कहा जाता है सेगमेंटल वॉर्म। क्लियर है? चलिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताइए फटाफट। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा ऑर्गेन सिस्टम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा इसका ऑर्गेन सिस्टम। सिमेट्री बताइए, तो सिमेट्री के आधार पे ये कैसा जानवर होगा, बाइलैटरल सिमेट्री। तो सिमेट्री होगा इसका बाइलैटरल सिमेट्री। जर्मिनल लेयर के आधार पे कितने जर्मिनल लेयर होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। अच्छा सिलोम के आधार पे ट्रू सिलोमेट, पहला ट्रू सिलोमेट जानवर आ चुका है बच्चों, पहला ट्रू सिलोमेट जिसको कहा जाएगा यू सिलोमेट। और एक्स्ट्रा में हमने आपको बताया था मेजोडर्म के स्प्लिट करने से सिलोम बनता है, तो क्या कहेंगे, साइजोसिलोमेट। साइजोसिलोमेट आप भले बाद में याद रखें, लेकिन यू सिलोमेट आपको पहले याद रखना है। तो ये ट्रू सिलोम, पहली बार अगर ट्रू सिलोम किसी जानवर में डेवलप हुआ है तो कौन से फाइलम में डेवलप हुआ है बच्चों, एनेलिडा में डेवलप हुआ है। और वो भी ट्रू सिलोम किस प्रकार का है, साइजोसिलोमेट। ये आपको बताया गया है कि साइजोसिलोमेट एक ऐसा सिलोम होता है जो मेजोडर्म के स्प्लिट करने से बनता है, इसलिए उसका नाम रखा गया है साइजोसिलोमेट। अच्छा बॉडी प्लान कैसा होगा बच्चों, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट होगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। अच्छा रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, तो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए स्किन का डेवलपमेंट हो चुका है बच्चों, मॉइस्ट क्यूटिकल बन चुका है। इसके शरीर पे बॉडी सरफेस के रूप में अब कौन मौजूद होगा, मॉइस्ट क्यूटिकल मौजूद होगा, स्किन मौजूद होगा। और इस प्रकार के रेस्पिरेशन को कौन सा रेस्पिरेशन कहते हैं बच्चों, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। इसको हम लोग कहेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। यहाँ पे मॉइस्ट क्यूटिकल डेवलप हो चुका है, जिसके माध्यम से यहाँ पे रेस्पिरेशन होने वाला है। अच्छा एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे कौन होगा, तो एक्सक्रीशन के लिए इसके पास आपको बताया जा चुका है क्वाइल्ड टिब्यूल होता है, जिसका नाम क्या होता है, नेफ्रीडिया। क्वाइल्ड टिब्यूल होता है जिसका नाम होता है नेफ्रीडिया। तो इनके पास नेफ्रीडिया होगा, जिसके माध्यम से इसके अंदर क्या होने वाला है, एक्सक्रीशन होने वाला है बच्चों। चलिए ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे, इसलिए फटाफट हमने यहाँ पे इसको एक साथ अरेंज कर दिया ताकि आपका क्विक रिवीजन हो गया। अच्छा अब बात करते हैं इसके हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट देखिए, पोड़ीफेरा कहाँ रहता था बच्चों, पानी में। सिलेंट्रेटा कहाँ रहता था, पानी में। टीनोफोरा कहाँ रहता था, पानी में। लेकिन ये तीनों साहब पैरासाइट नहीं थे, ये तीनों इंडिपेंडेंट रहते थे। लेकिन फिर आया प्लैटीहेल्मिन्थिस, कहा कि धरती हमको घूमना है, तो ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने का प्रयास किया, लेकिन डायरेक्ट पानी से ऑर्गेनिज्म के अंदर रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो ये क्या करने लगा ना, पैरासाइट के रूप में रहना चालू किया। तो ये पैरासाइटिक फॉर्म आया, हालांकि इसमें फ्री लिविंग फॉर्म भी था, लेकिन वो एक्वेटिक था, प्लेनेरिया। लेकिन जो पैरासाइटिक फॉर्म आया वो शरीर के अंदर रहना चालू किया।
फिर एस्की हेलमिंथिस भी सेम पैरासाइटिक फॉर्म आया, लेकिन एनेलिडा कहा ना कि नहीं अब बहुत हो गया पैरासाइटिक, अब हम थोड़ा मॉडर्न हुए हैं, एस्की हेलमिंथिस की तुलना में तो हम थोड़ा मॉडर्न है, और जब हम मॉडर्न है तो थोड़ा मॉडर्नाइजेशन का फर्क तो होना चाहिए, थोड़ा खुलापन चाहिए, थोड़ा इंडिपेंडेंसी चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट होना है। जैसे आप देखते हैं मॉडर्न कल्चर में बच्चे इंडिपेंडेंट रहना ज्यादा पसंद करते हैं, वैसे एस्की हेलमिंथिस की तुलना में ये मॉडर्न ही तो है। तो अगर ये मॉडर्न है तो इसने सोचा कि अब हम थोड़ा इंडिपेंडेंट रहने का प्रयास करेंगे, और ये इंडिपेंडेंट रहा बच्चों, बिल्कुल रहा। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म जो होता है वो टेरेस्ट्रियल सर्वाइव करता है। हालांकि टेरेस्ट्रियल सर्वाइव करने के लिए एकदम हार्ड सरफेस पे रख दोगे, सूखा सरफेस पे रख दोगे, ड्राई सरफेस पे रख दोगे तो सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन ढीला मिट्टी अगर रहेगा लूज टाइप का तो वहां ये आराम से सरवाइव करता है। तो अर्थवॉर्म बच्चों सरवाइव किया। नेरेइस, नेरेइस नाम का जो जानवर होता है जिसको सैंड वॉर्म के नाम से जानते हैं, वो भी इंडिपेंडेंट सरवाइव किया। लेकिन वही बात है ना, मिक्सचर है, थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन तो हुआ लेकिन कुछ अभी भी परजीवी रह गए। जैसे हीरुडिनेरिया जिसको ब्लड सकिंग लीच कहा जाता है, वो एक्टोपैरासाइट होता है बच्चों। वो पानी में ही रहता है और पानी में जब गाय भैंस जाते हैं तो उनके शरीर से चिपक जाता है, मछलियों के शरीर से चिपका रहता है, कई बार तो आप लोग जाओगे तो आपके शरीर से चिपक जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? ब्लड सकिंग लीच कहते हैं। तो बताइए इनका जो हैबिटेट है वो आपको कैसा लग रहा है? अलग अलग तरह का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो हैबिटेट के आधार पे ये इंडिपेंडेंट रहना चालू किया है। हालांकि एक्टोपैरासाइट फॉर्म यहाँ पे मौजूद तो है, लेकिन यहाँ आप एक चीज गौर करोगे, पैरासाइटिक फॉर्म की संख्या थोड़ी कम आ रही है, और यहाँ इंडिपेंडेंट रहने वालों ऑर्गेनिज्म की संख्या क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। तो इसमें हो सकता है टेरेस्ट्रियल, ये टेरेस्ट्रियल भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, फ्री लिविंग भी है, अच्छा एक्वेटिक भी है, फ्री लिविंग है, एक्वेटिक है, फ्री लिविंग है, और कुछ जो है इसके कौन है? एक्टो पैरासाइट है। कौन कौन से नाम आ जाएंगे? तो अर्थवॉर्म, इधर जो नाम आएगा वो कौन नाम आएगा? अर्थवॉर्म आएगा। अर्थवॉर्म को बच्चों हम लोग फेरेटीमा के नाम से जानते हैं। अर्थवॉर्म, फेरेटीमा पॉस्थ्यूमा, फेरेटीमा, फेरेटीमा पॉस्थ्यूमा के नाम से जाना जाता है। अच्छा ये जो हो गया वो कौन हो गया? ये हो गया नेरेइस, नेरेइस, इसको हम लोग सैंड वॉर्म के नाम से जानते हैं, ये सैंड वॉर्म हो गया। अच्छा इसकी बात करें तो यहां पे आ जाएगा आपको हीरुडिनेरिया, हीरुडिनेरिया, हीरुडिनेरिया जो होता है उसको कहा जाता है ब्लड सकिंग लीच, ब्लड सकिंग लीच, ये जोंक के नाम से जाना जाता है और ये खून चूसने का काम करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है ब्लड सकिंग लीच, एक्टोपैरासाइट। जैसे जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी पढ़ने के दौरान जब हम लोगों से पूछा जाता है साइंटिस्ट वगैरह के बारे में, या साइंस जब भी हम पढ़ते हैं तो साइंटिस्ट के बारे में पूछा जाता है, तो मोस्टली जो साइंस के बच्चे होते हैं जिसको ज्यादा मतलब साइंस का डेप्थ नहीं मालूम होता है, तो उनके अंदर एक पैशन जो है वो न्यूटन साहब को लेके है। वाकई में न्यूटन साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। आइंस्टीन साहब के बारे में वो जानते हैं क्योंकि वो वाकई में बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। मतलब कुल मिला के फिजिक्स के दो चार नाम साइंटिस्ट के उनको याद रहते हैं, और जब पूछो बायोलॉजी के बारे में तो वो मोर और लेस ज्यादा जानते ही नहीं है, इसलिए वो बता ही नहीं पाते हैं। बायोलॉजी में घुमा फिरा के वही ज़्रेजर जोहन मेंडल साहब के बारे में दो चार लाइन बता देंगे, या फिर वो डार्विन साहब का नाम ले लेंगे। बाकी बायोलॉजी में उतना ज्यादा उनका डेप्थ ना हो पाने की वजह से उनको ज्ञान नहीं है। आप ध्यान से समझना, हमारे वाराणसी के घाटों पे सबसे पहली बार सर्जरी टेक्निक का डेवलपमेंट हुआ था। जो सर्जरी टेक्निक है वो सबसे पहली बार डेवलप हुआ था वाराणसी के घाटों पे। वाराणसी के घाटों पे डेवलप हुआ था ऋषि सुश्रुत के द्वारा, जिनको महर्षि सुश्रुत कहा जाता है। और सुश्रुत संहिता एक किताब थी जिसमें उन्होंने तरह तरह के टेक्निक्स ऑफ सर्जरी के बारे में लिखा था।
सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं उन टूल्स के बारे में उन्होंने बताया था, जिसको बाद में जर्मनी वगैरह ने स्टडी किया और फिर मेडिसिन में एक क्रांति आया था। लेकिन हमको ऋषि सुश्रुत के बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम हो पाने की वजह से हम लोग बायोलॉजी में रिसर्चर्स के बारे में ज्यादा बता नहीं पाते हैं और इंडिया का भी योगदान बता नहीं पाते हैं, जबकि एक बहुत बड़ा अहम योगदान है इंडिया का, ना जानकारी होने की वजह से नहीं बता पाया जाता है। तो अब आप बता सकते हो इंडिया का एक अहम योगदान, और वो है महर्षि सुश्रुत। अच्छा, जब वो सर्जरी करते थे ना बच्चों, तो सर्जरी के दौरान जब वो काटते थे, फिर सर्जरी कर दिया उन्होंने, फिर अब स्टिच करना है। तो आज के जमाने में तो सिल देने वाला काम होता है, लेकिन पहले तो सिलने वाला वैसा कोई इंतजाम था नहीं। तो क्या करते थे ना, इसी हीरोडिनेरिया को पकड़ के लाते थे और ये क्या करता था ना, टिश्यू को ऐसे पकड़ लेता था, जहां कट पोर्शन है वहां टिश्यू को पकड़ लेता था, और जब पकड़ लेता था तो इसका गला के नीचे काट के हटा देते थे। तो इसका जो पकड़ होता था बड़ा मजबूत होता था, तो दोनों टिश्यू को ऐसे जकड़ के रखे रहता था, तो दोनों टिश्यूज पास पास है, तो रीजेनरेट करके वहां पे जो घाव था वो भर जाता था। तो इस तरीके से वो चीटियों का इस्तेमाल करते थे, हीरोडिनेरिया का इस्तेमाल करते थे, और इसकी मदद से वो स्टिचिंग का काम करते थे। तो आप देखो कि आपको आज के डेट में लगता है, बहुत सारा ऐसा लोग कहते रहते हैं कि अगर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होता, अगर मैथमेटिकल टूल्स का, फिजिक्स का इस्तेमाल करते हुए जो मशीन्स बनाए गए हैं वो मशीन्स नहीं होता, तो डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाते। भाई साहब, महर्षि सुश्रुत के सामने कोई मशीन नहीं था, और उन्होंने अपने शरीर के एनाटॉमी को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा। वो लाशों पे स्टडी करते थे, डेड बॉडी पे स्टडी करते थे, और उन्होंने एनाटॉमी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि सबसे पहला प्लास्टिक सर्जरी भी महर्षि सुश्रुत साहब ने किया है ना। तो ये सारा चीज जो था वो विदाउट द यूज ऑफ मशीन किया है। तो मुद्दा ये है कि हर जगह मशीन्स का जरूरी होना जरूरी नहीं है। हाँ, मशीन्स जो है वो चीजों को क्या कर देती हैं, आसान कर देती हैं। अब उनको ज्यादा समय लगता था, अब कम समय में ज्यादा लोगों का इलाज हो सके, इसलिए मशीन का इस्तेमाल जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना उसके डॉक्टर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो महर्षि सुश्रुत नाम याद जरूर रखिएगा, फादर ऑफ सर्जरी। क्लियर है? तो हीरोडिनेरिया का महत्व समझ में आया, उन्होंने कैसे महत्व उठाया। तो कुल मिला के ये जो है आपका डिफरेंट एग्जांपल्स हो गए किसके, एनेलिडा के। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एनेलिडा के थोड़ा खास चीजों के बारे में, है ना। तो खास चीजों के बारे में बात करने के लिए यहां पे हम लोग बात करते हैं, नेरेइस को लेके आते हैं। जो नेरेइस होता है ना वो पानी में रहता है। तो अगर हम नेरेइस के बारे में बात करें तो ये देखिए, ये एक ऐसे ही नेरेइस का नमूना आपको हम बना के दिखा रहे हैं। ये रहा नेरेइस। नेरेइस जो होता है वो पानी में रहता है, तो जाहिर सी बात है तैरता होगा। ये यहां पे क्या होता होगा, ये इस तरीके से यहां पे तैरता होगा। ये रहा नेरेइस, और बॉडी इसका कैसा होगा, यहाँ पे सेगमेंटेड होगा। ये देखिए, ये इसका बॉडी कैसा है, सेगमेंटेड बॉडी है ना। ये पानी में तैरता होगा, तो तैरने के लिए ना इसके पास इसके लेटरल साइड में, यानी कि दाईं तरफ और बाईं तरफ, लेटरल साइड में फ्लेश का अपेंडेजेस होता है ना। लेटरल दाईं साइड में इधर तरफ और इधर तरफ फ्लेसी अपेंडेजेस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरापोडिया। ये इस प्रकार से लेटरल अपेंडेजेस होता है, जिसको क्या कहा जाता है, पैरापोडिया। और इस पैरापोडिया में ना बहुत सारे सेंसरी सीटा पाए जाते हैं। ये सेंसरी सीटा जो होता है वो सिग्नल्स को रिसीव करता है और इसको बताता है कि भाई किधर रहना है और किधर से भागना है। तो ये सेंसरी सीटा इसके पास पाए जाते हैं, और इसकी मदद से ये पानी वगैरह में क्या कर सकता है, स्विम करता है। हालांकि ये स्विम करने के लिए मसल्स का भी प्रयोग करता है। तो इसके शरीर में कौन होते हैं ना, मसल्स होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होते हैं और सर्कुलर मसल्स भी होते हैं। आपने कभी अर्थवॉर्म को देखा है जमीन पे चलते हुए? अर्थवॉर्म जब जमीन पे चलता है तो पहले इतना लंबा होता है, फिर वो सिकुड़ के छोटा हो जाता है। तो देखो,
इतना लंबा है, सिकुड़ के छोटा हो रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल लंबा था, सिकुड़ के क्या हो गया, छोटा। लेकिन जब भी वो छोटा होता है ना, उसके बॉडी का चौड़ाई बढ़ जाता है, तो सर्कुलर मसल रिलैक्स हो जाता है। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर रिलैक्स किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर रिलैक्स किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर रिलैक्स किया। तो बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके लोकोमोट किया कि नहीं किया? तो इनके शरीर में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी डेवलप्ड है और सर्कुलर मसल भी डेवलप्ड है, और इन मसल्स की मदद से ये लोकोमोट कर सकता है। प्लस इनके पास लैटरल अपेंडिजेस हैं, जिसके ऊपर ढेर सारे कौन होंगे, सेंसरी सीटा होंगे, जो सिग्नल्स वगैरह को रिसीव करने का क्या करता है, यहाँ पे काम करता है। इसको क्या कहा जाएगा, पैरापोडिया कहा जाएगा। इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाएगा पैरापोडिया। पैरापोडिया क्या है, तो इसको कहा जाएगा लैटरल फ्लेसी अपेंडेजेस है विथ सेंसरी सीटा। और ये किस चीज में मदद करता है, स्विम करने में मदद करता है, हेल्प्स इन स्विमिंग। लेकिन ये अकेला नहीं करेगा, इसके साथ साथ ये किसका मदद लेता है, मसल्स का। तो बताइए इसके शरीर में लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल डेवलप्ड है कि नहीं है? तो बिल्कुल डेवलप्ड है। क्लियर है? चलिए अब लास्ट बचा नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो वही गाना चलेगा। इसके हेड वाले रीजन में जो एंटीरियर रीजन होगा, ऐसा सच हेड होता नहीं है, लेकिन जो एंटीरियर रीजन होगा वहां पे पेयर्ड गैंग्लियन होंगे जो ब्रेन की तरह काम करेंगे, और दो मिड वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होगा जो इसके पूरे बॉडी में पीछे की तरफ जाएगा और बॉडी की एक्टिविटी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अच्छा, रिप्रोडक्शन के आधार पे ये जानवर कैसा होता है? तो रिप्रोडक्शन के आधार पे ये जानवर यूनिसेक्सुअल भी होता है बच्चों, और बाइसेक्सुअल भी। क्या आपको नाम याद आ रहा है? तो अर्थवॉर्म के बारे में बताया गया था कि ये कैसा जानवर होता है, बाइसेक्सुअल होता है। सैंडवॉर्म के बारे में बताया गया था कि कैसा जानवर होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। और हिरुडिनेरिया के बारे में बताया गया था कि ये कैसा जानवर होता है, बाइसेक्सुअल होता है। तो बताओ अर्थवॉर्म कैसा होगा, बाइसेक्सुअल। हिरुडिनेरिया कैसा होगा, बाइसेक्सुअल। नेरेइस कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन इसका बच्चों एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल। और डेवलपमेंट की अगर यहाँ पे बात की जाए तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ज्यादातर होता है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और इसमें जो लार्वा आता है उस लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर लार्वा। हालांकि पहले हम लोगों को लार्वा याद करना पड़ता था, लेकिन अब चूंकि इतना ज्यादा सिलेबस को काट दिया गया है कि अब लार्वा वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। फिर भी जानकारी के लिए मैं भरवली बता देता हूं, जिनको लिखना होगा वो आप जरूर लिख लेंगे, ट्रोकोफोर लार्वा। तो इनके अंदर जो लार्वा बन के तैयार होगा उसका नाम होगा ट्रोकोफोर लार्वा। तो यही था बच्चों ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किसका, एनेलिडा का। तो यहां पे हम लोगों ने एनेलिडा और एस्की हेलमिंथिस के पूरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर को पढ़ा। जो लोग पहली बार इस लेक्चर को देख रहे होंगे उनको लगा होगा कि बड़ा सस्ते में निपटा दिए, कुछ चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए। वो कारण ये है एक्सप्लेन ना करने का, क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पे जो पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का, वो 9-10 पार्ट में आपको बना के दिया गया है। आप उसको जब अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि इस लेक्चर को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बस एक इकट्ठा किया जा रहा है, उसमें जितना पढ़ा दिया गया है उसको एक जगह फाइलम बेस पे एकत्रित करके आपको बताया जा रहा है। क्लियर है? तो आप जरूर उसको जाके पढ़ें और इसको भी पढ़ें, बार बार पढ़ें, तो आपको एनिमल किंगडम अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अगर अभी भी लगता है कि कोई चीज जानना जरूरी है, मुझे बताना चाहिए था और मैंने नहीं बताया है, तो जरूर कमेंट में बताएं, उसको एक अलग वीडियो के माध्यम से समझा दिया जाएगा। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।